लोकसभा जीतने के लिए बीजेपी बेहद माइक्रो लेवल पर जाकर तैयारी कर रही है। पार्टी की तैयारी अभी से नहीं है। 3 राज्यों में सत्ता की कमान संभालने के समय ही लोकसभा चुनाव की बिसात तैयार कर ली गई थी। तभी तो चेहरों के माध्यम से संदेश देने के लिए पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान, ब्राह्मण चेहरे के रूप में राजस्थान से भजन लाल शर्मा और आदिवासी वर्ग को साधने के लिए विष्णुदेव साय को सीएम बनाया। अब डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार में यादव वोटर में सेंधमारी, भजन लाल शर्मा से मध्य प्रदेश में ब्राह्मण वोटर और विष्णुदेव साय से आदिवासी वर्ग को साधने की रणनीति है। जबकि जातिगत जनगणना का नारा देने वाली कांग्रेस और पीडीए के साथ सत्ता का स्वाद लेने वाली समाजवादी पार्टी के पास इस माइक्रो मैनेजमेंट का कोई विकल्प नहीं दिख रहा। ऐसे में बीजेपी की माइक्रो लेवल पर चल रही तैयारी को विपक्ष कैसे रोक पाएगा? सवाल यह भी है कि एक मजबूत गठबंधन की कल्पना करने वाला विपक्ष आज खुद बिखरा सा नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी की माइक्रो लेवल पर चल रही तैयारी और नारा 400 पार में हर पदाधिकारी की तय की गई भूमिका महज प्रबंधन नहीं, रणनीति भी है। और निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो आएगा वो भी यही आएगा कि देखिए, ये जो पूरा प्लान तैयार किया गया है इसे विपक्ष कैसे रोकेगा और क्या होगा राजनीतिक समीकरण। लेकिन हाल फिलहाल में जो पहली सूची आई है उसने भी सबको चौंका कर रख दिया। यानी वाकई में सबके कंधों पर भार दिया गया है और सूची से साफ समझ में आ रहा है कि कोई कहीं पे भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेगी। बहुत सधे हुए नाम सामने रखे हैं, बदलाव भी देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो 24 की हुंकार भरी है उसमें बीजेपी तो तैयार है। अब विपक्ष और गठबंधन कैसे इस कहते हैं विजय रथ को रोकेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी ने गारंटी, एनडीए सरकार 400 पार। बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर तैयारी शुरू कर दी है। अब चर्चा बीजेपी के इस लक्ष्य को लेकर हो रही है कि इसमें कितना दम है। ये नारा महज नारा भर है या साकार रूप भी ले सकता है? अगर बीजेपी इस लक्ष्य तक पहुंचती है तो कैसे? इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो या देवेंद्र फडणवीस हो या अब डॉक्टर मोहन यादव, भजन लाल शर्मा और विष्णुदेव साय हो, 400 पार के इस अश्वमेघ यज्ञ में इन सभी मुख्यमंत्रियों की आहुति का स्थान सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनके नाम और काम पर ही बीजेपी अपने स्वर्णिम दौर में चल रही है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में पार्टी ने खुद से 370 का लक्ष्य लिया है और उसको पूरा करने की रणनीति भी है। आजाद हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी जीत 1984 के चुनाव में कांग्रेस की रही है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए तब के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटों पर जीत मिली थी। तब कुल 38 करोड़ वोटर थे, जिनमें से 24 करोड़ ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था और कांग्रेस को करीब 50% यानी करीब 12 करोड़ वोट मिले थे। यह आजाद भारत के इतिहास में किसी लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का सर्वाधिक प्रदर्शन है। इसी प्रदर्शन को दोहराने और वोट बैंक बढ़ाने के लिए पार्टी में तीनों नामित सीएम को जिम्मेदारी सौंप दी है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब उसी के लिए कृत संकल्पित हैं और कार्यकर्ता होने के नाते से मैं चाहे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मूल मेरा कार्यकर्ता भाव है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बन के नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन आने वाला लोकसभा के चुनाव में 400 पार करना है और 370 से ज्यादा सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया, लेकिन पार्टी इस लक्ष्य तक पहुंचेगी कैसे? 2019 के लोकसभा चुनाव को आधार मान ले तो बीजेपी को 37.7% वोट शेयर के साथ 303 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनडीए की बात करें तो गठबंधन 38.4% वोट शेयर के साथ 352 सीटें जीतने में सफल रहा था।
बीजेपी भी समझ रही है कि अगर उसे लक्ष्य तक पहुंचना है तो 1984 के चुनाव की तर्ज पर वोट शेयर को करीब 50% के स्तर पर ले जाना होगा और यही वजह है कि पार्टी ने 400 पार सीटों के साथ 50% से अधिक वोट शेयर का लक्ष्य भी रखा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीजेपी को करीब 13% या एनडीए के पक्ष में 12% वोट स्विंग की जरूरत होगी। सीटों की ही बात करें तो 72 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे, 31 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। इन 72 में से करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां 3 से 4% वोट स्विंग होने की स्थिति में पार्टी को लीड मिल सकती है। अगर बीजेपी पक्ष में इन सीटों का वोट स्विंग होता है और साथ ही पार्टी मौजूदा सीटें बरकरार रखने में सफल रहती है तो बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 350 के करीब पहुंच सकता है। बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 सीटें कैसे मिलेंगी? 1984 में सर्वाधिक 414 लोकसभा सीट कांग्रेस को मिली। तब 515 सीटों के लिए हुए थे लोकसभा चुनाव। 1984 में कांग्रेस को देश भर से 49% वोट शेयर मिला। नारा 400 पार चुनाव लड़ने की रणनीति का हिस्सा है। पिछले चुनाव के मुकाबले 13% वोट शेयर बढ़ाना होगा। अब बीजेपी ने 2024 के चुनाव में अकेले दम पर 370 सीटें जीतने और एनडीए की सीटों का आंकड़ा 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो उसके अपने कैलकुलेशन भी हैं। बीजेपी ये समझ रही है कि अगर उसे लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे करीब 50% वोट शेयर तक भी पहुंचना होगा। अब बीजेपी के नजरिए से देखें तो बीजेपी का वोट शेयर और सीटें चुनाव दर चुनाव बढ़ती ही नजर आई हैं। साल 2009 के आम चुनाव के बाद के आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। 2009 में 18.8% वोट शेयर के साथ 116 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2014 में 31.34% वोट शेयर के साथ 282 सीटें जीती और बहुमत के लिए जरूरी 273 लोकसभा सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। 2019 में बतौर सत्ताधारी दल उतरी बीजेपी का वोट शेयर 37.7% वोट शेयर के साथ 303 सीटों तक जा पहुंचा। इसके ठीक उलट कांग्रेस का वोट शेयर 1984 के बाद 2014 तक गिरता ही चला गया। 2009 में 18.8% वोट शेयर बीजेपी को। 2009 में बीजेपी ने 116 सीटें जीती। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा बने। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 31.34% रहा। बीजेपी को 282 सीटें मिली, अकेले दम पर पूर्ण बहुमत भी मिला। 2019 में सत्ताधारी दल बीजेपी का वोट शेयर 37.7% हुआ। बीजेपी के इतिहास की 303 सीट की प्रचंड जीत रही। अब गठबंधन की बात करें तो बीजेपी को छोड़कर एनडीए के अन्य घटक दलों ने पिछले चुनाव में 49 सीटें जीती थी। एनडीए के अन्य घटक दल पिछले चुनाव का प्रदर्शन ही दोहरा दें तब भी बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। इसलिए बीजेपी साथ छोड़ गए पुराने सहयोगियों को फिर से एक साथ लाने के साथ ही एक सीट पर जनाधार वाले नेताओं को भी जोड़ने पर फोकस किए हुए है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में शामिल होने को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 24 का मैदान है और राजनीति के रणबांकुरे लड़ने को तैयार हैं। ऐसे में बाजी कौन मारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। की पार्टी ने 400 पार सीटों के साथ 50% से अधिक वोट शेयर का लक्ष्य भी रखा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीजेपी को करीब 13% या एनडीए के पक्ष में 12% वोट स्विंग की जरूरत होगी। सीटों की ही बात करें तो 72 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे, 31 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। इन 72 में से करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां 3 से 4% वोट स्विंग होने की स्थिति में पार्टी को लीड मिल सकती है। अगर बीजेपी पक्ष में इन सीटों का वोट स्विंग होता है और साथ ही पार्टी मौजूदा सीटें बरकरार रखने में सफल रहती है तो बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 350 के करीब पहुंच सकता है। बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 सीटें कैसे मिलेंगी? 1984 में सर्वाधिक 414 लोकसभा सीट कांग्रेस को मिली। तब 515 सीटों के लिए हुए थे लोकसभा चुनाव। 1984 में कांग्रेस को देश भर से 49% वोट शेयर मिला। नारा 400 पार चुनाव लड़ने की रणनीति का हिस्सा है। पिछले चुनाव के मुकाबले 13% वोट शेयर बढ़ाना होगा। अब बीजेपी ने 2024 के चुनाव में अकेले दम पर 370 सीटें जीतने और एनडीए की सीटों का आंकड़ा 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो उसके अपने कैलकुलेशन भी हैं। बीजेपी ये समझ रही है कि अगर उसे लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे करीब 50% वोट शेयर तक भी पहुंचना होगा।
अब बीजेपी के नजरिए से देखें तो बीजेपी का वोट शेयर और सीटें चुनाव दर चुनाव बढ़ती ही नजर आई हैं। साल 2009 के आम चुनाव के बाद के आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। 2009 में 18.8% वोट शेयर के साथ 116 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2014 में 31.34% वोट शेयर के साथ 282 सीटें जीती और बहुमत के लिए जरूरी 273 लोकसभा सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। 2019 में बतौर सत्ताधारी दल उतरी बीजेपी का वोट शेयर 37.7% वोट शेयर के साथ 303 सीटों तक जा पहुंचा। इसके ठीक उलट कांग्रेस का वोट शेयर 1984 के बाद 2014 तक गिरता ही चला गया। 2009 में 18.8% वोट शेयर बीजेपी को। 2009 में बीजेपी ने 116 सीटें जीती। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा बने। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 31.34% रहा। बीजेपी को 282 सीटें मिली, अकेले दम पर पूर्ण बहुमत भी मिला। 2019 में सत्ताधारी दल बीजेपी का वोट शेयर 37.7% हुआ। बीजेपी के इतिहास की 303 सीट की प्रचंड जीत रही। अब गठबंधन की बात करें तो बीजेपी को छोड़कर एनडीए के अन्य घटक दलों ने पिछले चुनाव में 49 सीटें जीती थी। एनडीए के अन्य घटक दल पिछले चुनाव का प्रदर्शन ही दोहरा दें तब भी बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। इसलिए बीजेपी साथ छोड़ गए पुराने सहयोगियों को फिर से एक साथ लाने के साथ ही एक सीट पर जनाधार वाले नेताओं को भी जोड़ने पर फोकस किए हुए है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में शामिल होने को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 24 का मैदान है और राजनीति के रणबांकुरे लड़ने को तैयार हैं। ऐसे में बाजी कौन मारेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। सवाल है, 400 की हुंकार तो है और सभी के कंधे पर भार है। ये बिल्कुल सार्थक होता है और इसलिए सार्थक होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो लिस्ट भी भारतीय जनता पार्टी की अब से कुछ देर पहले हम सबके सामने आई है, उसमें जो नाम आए हैं 195 नाम सब जगह से, वो ये बताते हैं कि क्या ये तैयारी सिर्फ आज की थी? नहीं। इस रिपोर्ट में भी हमने देखा ये तैयारी तो तब से चल रही थी जब निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव हुए थे और स्टार प्रचारक के रूप में हर स्टेट से जो मुखिया चुने गए थे उन्होंने तभी से ये बताना शुरू कर दिया था कि कोई भी चेहरा चौंकाने वाला हो सकता है। पूरी तरह से बदलाव, उम्मीद से परे वो नाम सामने आए थे। ऐसे ही लिस्ट में आप देख लीजिए कुछ जगह पे बदलाव भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ रिपीट है। और सबसे बड़ी बात कि आप वाराणसी चले जाइए या गांधीनगर, गुजरात से गांधीनगर चले जाइए, नरेंद्र मोदी का नाम, अमित शाह का नाम, मथुरा से हेमा मालिनी, ये वो नाम हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी, ये वो बड़े नाम और चेहरे हैं जो लगातार इलेक्शंस में हैं और लगातार ये वो चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं शायद इनकी काट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके साथ ही क्योंकि 195 लोगों की सूची है, नामों की सूची है, हर स्टेट से एक पूरी लिस्ट है और मुझे लगता है उस पर हम वन बाय वन जाएंगे, बहुत वक्त लगेगा। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें आई हैं और ये जो तैयारी है और सबके कंधे पर भार है, आने वाला समय कैसा होगा और सबसे ज़्यादा सुनना और समझने की मुझे लगता है जो चुनौती अब होगी वो विपक्ष के लिए होगी, क्योंकि उनकी तरफ से भी चीज़ें आएंगी, वो नाम आएंगे, वो सूची आएगी। शायद एक मंथन करने के लिए ये वक्त थोड़ा सा और उनको मिल जाएगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिल्ली से रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजीव निगम हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश आर्य हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से शफी दहलवी हमारे साथ जुड़े हैं। शफी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज के जो मेहमान हैं
मुझे लगता है कि लिस्ट तो बाद में आई है, लेकिन जो आज मेरे मेहमानों का पैनल बना है, मुझे लगता है बहुत अच्छे से उस लिस्ट पे बहुत सारी बातें बोल जाएगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह से बैठे हैं। मेरे पास दिल्ली से भी नाम है बीजेपी के, मेरे पास छत्तीसगढ़ से भी नाम है, तो मुझे लगता है ऐसे वो सारी चीज़ों का कैलकुलेशन एक बहुत अच्छा इस माध्यम से निकलेगा, क्योंकि ये लिस्ट अब से कुछ देर पहले आई है, लेकिन हमारा पैनल और हमारी चर्चा बहुत पहले ही तय हो जाती है। चलिए, इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं रमाकांत जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि चलिए पहली सूची आ गई और मुझे लगता है बहुत मंथन के साथ ये तमाम चीज़ें हैं, सभी के कंधे पर भार है। क्या लगता है ये जो 400 की हुंकार है, एक बात यहाँ पे निकालूंगी मैं, ये तो नहीं कहूँगी कि कैसे पूरा होगा, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, बहुत बार चर्चा में आया, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि कांग्रेस हमेशा कहती आई है कि एक बार 1984 को हम याद कर लें। क्या कांग्रेस कभी इस आंकड़े को नहीं छू पाई थी? कांग्रेस ने भी एक रिकॉर्ड तोड़ा था, और ये आज इतने वक्त बाद यदि बीजेपी इसकी बात करती है तो 50% शेयर सीधा सीधा वहां पर चाहिए, और यदि हम पिछले इलेक्शन से कंपेयर करें तो कम से कम 13% वोट शेयर बढ़ाना होगा, तब इस चीज को आप पूरा कर पाएंगे। जी बिल्कुल राखी जी, आपने जैसे कहा भी कांग्रेस ने कही है जो कि कम से कम 400 का जो आंकड़ा है ये कांग्रेस ने कभी पार नहीं किया। अगर 1984 का अगर लिस्ट अगर हम देख लें और कांग्रेस ने जितनी सीट जीती थी वो कहीं ना कहीं सहानुभूति का वोट था, और मैं इसको कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं करूं, लेकिन आज अगर हम 400 पार का अगर हम नारा दे रहे हैं तो ये कम से कम मुझे लगता है, जो हालांकि हर एक पार्टियां अपने जब चुनाव में जाती है तो उनका रोड मैप तैयार होता है, लेकिन जैसे मैं अभी कहूं, जैसे 7 सीटों के ऊपर मैं दिल्ली से अगर बात करूं, जैसे आपने राकेश जी कहा जो कि हर क्षेत्र से यहाँ पर जो पैनल में बैठे हुए हैं हमारे महानुभाव हर स्टेट से हैं, तो निश्चित तौर पर दिल्ली में जैसे 7 ऐसे चेहरे थे जिसमें से 5 का टिकट तो फाइनल हो गया है, जिसमें नया नाम भी है, कमलजीत सहरावत जी का भी नाम है, और जहां पर देखा अगर रिपीट की ही अगर बात हो तो मनोज तिवारी जी भी रिपीट है, रमेश बिदरू जी भी रिपीट है यहाँ पे, और मुझे लगता है उन नामों के ऊपर में भी चर्चा हुई है। देखिए मैं तो कहता हूं जो कि भाजपा का अगर 400 का नारा है तो ये डिसिप्लिन एक तरह से नारा है, और मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं देश में जो विकास हो रही है उसी विकास को आगे में रख करके हमारा ये जो नारा है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, निश्चित तौर पर देश में जो भी विकास करेगा वो सत्ता में आएगी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जैसे आपने अभी कहा, अभी 2009 का ले लें, अगर 2014 का ले लें और 2019 का ले लें, तो निश्चित तौर पर हमारा हर एक बार का जो वोट शेयर है कहीं ना कहीं बढ़ा है 7 से 8%। तो हमने भी देखा है और जनता भी उसी तरह से आशीर्वाद दे रही है, तो मुझे लगता है 2024 के अंदर में जब हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अच्छे रिजल्ट के साथ ही आएंगे, और 400 का नारा ऐसे ही नहीं दिया जी। हेलो, ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। पंकज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है। पंकज जी, कितनी बड़ी चुनौती, 2-3 बातें हैं, बहुत संक्षेप में लूंगी। एक तो बीजेपी की पहली सूची, जहां से खुद वो बड़े चेहरे तो चुनावी मैदान में है ही, जब और सूचियां कांग्रेस की तरफ से होंगी, तमाम चीजें होंगी, तो मुझे लगता है एक बड़ा महागठबंधन आप लोगों के साथ है। थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा तो नजर आ रहा है, लेकिन ये जो 400 की हुंकार इनकी है, इन्हें भी पूरा करने के लिए एक अपने वोट शेयरिंग जो परसेंटेज होता है उसके लिए काम करना है। ऐसे इतना आसान नहीं होगा। साउथ भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनौती है, लेकिन जो गठबंधन है, जो कांग्रेस है, वो कहां कितनी मजबूती के साथ इनको रोक पाएगा? देखिए राखी जी, बिल्कुल निसंदेह जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो लगातार इस और काम कर रहा है। हम लोग भी सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स में हमारी सीट शेयरिंग हो चुकी है, कुछ स्टेट्स में हम होनी बाकी है। तो बहुत जल्दी हमारी भी, क्योंकि मीटिंग होने वाली है सीईसी की और सीडब्ल्यूसी की, तो बहुत जल्दी हमारी भी लिस्टें आने वाली है, और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे वो चेहरे जिन्होंने पिछले कुछ सालों में लगातार जनता के मुद्दे उठाए, जनता के बीच रहे हैं, जनता के बीच जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो एक तरह से असमानता इस बीजेपी के राज में क्रिएट हुई है, उस असमानता को पाटने का काम किया। आप देखेंगे कि लगातार हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल, इसके अलावा हमारे दिल्ली में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, खड़गे साहब हैं, वो लगातार सीट शेयरिंग की और जो रैलीज हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात राखी जी है कि जो पिछले कुछ सालों में 2014 में जो केंद्र की भाजपा सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी, वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। आप देखेंगे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने के वादा हो, कालाधन वापस लाने का वादा हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा हो, गंगा की सफाई करने का वादा हो, पेट्रोल डीजल के रेट कम करने का वादा हो, और किसी तरीके से
जिस तरीके से इन्होंने करप्शन किया है, इलेक्ट्रल बोर्ड के नाम पे करप्शन किया है, पीएम केयर फंड के नाम पे करप्शन किया है, और जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उसके नाम पे करप्शन किया है, तो सारे मुद्दे हम जनता के बीच लेके जाएंगे और जनता को अवेयर करेंगे। मुझे लगता है कि जनता को पता है पिछले 10 सालों में सिर्फ इनकी कथनी और करनी में डिफरेंस उन्होंने देखा है। इन्होंने कोई भी प्रोडक्टिव काम देश की जनता के लिए नहीं किया है। ठीक है, चलिए एक और सवाल था छोटा सा, खैर ठीक है, पहले राउंड की चर्चा सभी मेहमानों से हो जाए फिर आती हूँ आपके पास। संजीव जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल पहुंच रही है। आपके पास मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। संजीव जी, आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है दिल्ली में तो बहुत अच्छा सब कुछ है, और लेकिन फिलहाल जो नाम अभी सामने आए भारतीय जनता पार्टी के, मैं यहीं से शुरू करती हूँ। ये जो नाम अभी सामने आए हैं, मैं मनोज तिवारी की बात कर लूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली से, इस बार बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से मैदान में उतारा है, तो निश्चित तौर पर ये जो नाम है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जब वो चीजें होंगी तब वो एक कैलकुलेशन करना ठीक होगा, लेकिन 400 की हुंकार और इन पहली सूची के अकॉर्डिंग जो नाम आए हैं सामने सभी जगह से, दिल्ली को भी थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ कि आप दिल्ली से इस वक्त जुड़े हमारे साथ, आम आदमी पार्टी को मैं कहां आंकूं, क्योंकि गठबंधन में भी हैं, क्या बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? राखी जी, जो आज अभी भी लिस्ट आई है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें दिल्ली में तो 4 नाम इन्होंने खुद ही बदल दिए। आज 5 नाम इन्होंने अनाउंस किए, 5 में से 4 इन्होंने खुद बदल दिए। इसके मतलब ये मान रहे हैं ना कि ये हमारे कैंडिडेट सक्षम नहीं थे जीत दिलाने के लिए। ताजा मामला है आपके पास रमेश बिधूड़ी का, सारे हिंदुस्तान ने देखा किस तरीके ने नई संसद के अंदर इन्होंने काम किया, तो लोग देख रहे हैं। परवेश वर्मा की भाषा क्या थी, इन्होंने खुद मान लिया है कि ये उससे जीतने वाले नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने जिनको उतारा है मैदान में और यहाँ पर 2-2 हाथ होंगे जनता के बीच में, तो जनता निर्णय सुनाएगी। आपने भी सुना होगा आजकल मोदी साहब कहते हैं गारंटी, अरे हम कहते हैं एक छोटी सी गारंटी आपसे न दी गई तो आप इतनी गारंटियों का जो बोरा लिए घूम रहे हैं उसका क्या होगा। आपने सुना होगा राखी जी, पिछले दिनों कई पेपर लीक हुए। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, यूपी पुलिस, अभी उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते जो यूपी बोर्ड के पेपर होते हैं आगरा में, आप डबल इंजन होने के बावजूद ये हाल है, आप ये छोटी सी गारंटी नहीं दे पा रहे हो और आप झूठी बुलंदी बता रहे हो। जनता देख रही है, सीधे सीधे आपके सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, धरातल पे आकर के आप देखिए। खैर आपने माना दिल्ली में कैंडिडेट आपने बदल दिए, बहुत अपने हिसाब से अच्छा किया है, लेकिन उससे रिजल्ट कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, आप बात करते हो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ, अरे अपनों का ही साथ ले लो जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। अभी मीडिया ने दिखाया था जब इनकी कार्य समिति की बैठक हो रही थी दिल्ली में, तो किस तरीके से मोदी साहब ने को माला पहनाया जा रहा था, बगल में राजनाथ सिंह जी खड़े हुए थे। अगर वो थे आपके सहयोगी थे साथ में, आप उनको बुला लेते, गले लग लेकिन संजीव जी, बीजेपी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका गठबंधन जो मजबूती के साथ था वो इस बहुत तेजी से बिखर रहा है, इसलिए बीजेपी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। दिल्ली खासकर अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में हम चुनौती थे जब अकेले लड़ रहे थे विधानसभा में, और यहाँ पर भी मैं आपको आज बता रहा हूँ राखी जी, आप देखिएगा आने वाले दिनों में आप पूरे इनके जो पन्ना प्रमुख ये बात किया करते थे हमारे पास पन्ना प्रमुख है, कहीं कोई पन्ना प्रमुख नहीं है। आपने जब कोई कार्य किया नहीं है, कोई बताने के लिए क्या है बताइए, आपके सांसदों ने क्या काम किया, आपने खुद अलग कर दिया। अब मैदान में होगा, चुनाव के परिणाम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये लोग पराजित होंगे। खासकर से दिल्ली की मैं बात करता हूँ, जहां जहां पर हमारे जो उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमने हरियाणा में भी एक उतारा है, दिल्ली में उतारा है, गुजरात में 2 उतारे हैं, आसाम में भी हमने उतारे हैं 3 प्रत्याशी। तो आप जहां जहां हमको लग रहा है कि हम मजबूती से लड़ पाएंगे, वहां हमने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं पहले से, और सिर्फ पंजाब बचा है, उसमें भी आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में। चलिए, वो तो जब सब जगह की सभी लोगों की लिस्ट आएगी तो वो कंपैरिजन करने में और एक मुझे लगता है अलग से एक पूरा सिनेरियो बनेगा, लेकिन फिलहाल तो वोटिंग परसेंटेज किस रणनीति से चलते हैं और माइक्रो लेवल की जो एक पूरी तैयारी बीजेपी कहती है वो कैसे कर रही है, उसको विपक्ष कैसे लेता है, मुझे तो ओवरऑल एक हमारी आज की ये चर्चा है। महेश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ आ रही है मैडम। महेश जी, समाजवादी पार्टी मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में बहुत स्ट्रांग अपनी जगह पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल ही में गठबंधन कांग्रेस के साथ और वहां से पर्टिकुलर सीट्स की जो बात है वो आपने 17 कांग्रेस को दी है, लेकिन अभी जो बीजेपी की पहली सूची आई और उत्तर प्रदेश से भी जो नाम सामने आए हैं, क्या लगता है कि
जो सूची समाजवादी पार्टी की होगी, जो नाम होंगे, या 400 की हुंकार की जो बात हो रही है उसकी काट करने में समाजवादी पार्टी उतनी सफल हो पाएगी अपने गठबंधन के साथ? देखिए राखी जी, इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश में लोकतंत्र की मुश्किल में पड़ा हो, ऐसे हालातों में देश को और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपोजिशन की तरफ से एक इंडिया अलायंस तैयार किया गया। मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको भारतीय जनता पार्टी ने बड़े प्राउड के साथ, बड़े घमंड के साथ उसको कभी घमंडिया गठबंधन बोला, कभी कुछ नकारात्मकता से पूरा भरपूर कर दिया। उसके बावजूद भी हमारे इंडिया गठबंधन सक्सेस रहा, बन गया। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे सीटिंग का शेयरिंग पहले हो गया, जो कहते थे अब कब होगा, बिखर जाएगा, होगा ही नहीं। उसके बाद भी जहां पर भी हमारा गठबंधन मजबूत होता था, भारतीय जनता पार्टी वहां से उसी अलायंस का कोई बड़ा गठबंधन का नेता को या तो दबाव से, किसी कारण से, लोभ लालच से उसको तोड़ने का कोशिश किया। लास्ट तक इनकी कोशिश यही थी कि गठबंधन ना हो सके, बावजूद इसके गठबंधन हमारा हो गया। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें तो समाजवादी पार्टी, जैसा कि आपने कहा है कि मजबूत विपक्षी दल है और पूरी की तरह सक्षम है, तो हमारी पहले से तैयारी थी 80 की 80 सीटों पर। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान भी किया कि इस देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 2014 में आकर के बहुत बड़े सजग सपने दिखाए थे देश की जनता को, वो वादे आज तक पूरे 10 साल के बाद भी पूरे नहीं कर पाए। और मैं समझता हूँ देश में गरीबी, बेरोजगारी इतनी बड़ी पैमाने पर बढ़ी है, जिसका जो नौजवान है रोजगार के लिए तरस रहा है, जो नौकरियां निकलती हैं वो पर्चा लीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हाहाकार मची है। आदरणीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और वहीं से पीएम बने। और जब अभी 2022 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को एक बोला था, तबाह है, पूरी रात जागता है, उनकी फसलों को पूरे उजाड़ रहे हैं जो जंगली पशु हैं, आवारा पशु, जिनको लोग ये भारतीय जनता पार्टी नंदी कहती है, तो वो खाए जा रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। और मोदी जी ने कहा था कि इसका सबसे पहले समाधान किया जाएगा। मेरे ख्याल से 1.5 साल के तकरीबन होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई समाधान नहीं किया गया। गौ माता की बात करें कि उनकी अगर गौशाला में देखिए तो किस तरीके से वो त्राई कर रही है और मर रही है। उनका बजट है, बजट भी पूरे उन पे खर्च नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी तो दवाई का पर्चा 1 रुपए में बनता था। महेश जी मुझे बहुत संक्षेप में 50,000 रुपए का बनता है और दवाइयां सारी खरीदनी पड़ती है। तैयारी लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी की गठबंधन के साथ है, आपकी गठबंधन के साथ बहुत संक्षेप में, और वही 304 जो भी होगा वही अपोजिशन को मौका देगी, वही भाजपा परसेप्शन खड़ा करने में कोई फायदा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बना करके खड़ा करती है, मीडिया का भी इशारा देती है। ऐसा लगता है कि चुनाव हो चुका है, 400 हो चुका है, शपथ दिला दीजिए प्रधानमंत्री जी को। ये तो अपना परसेप्शन बना रहे हैं, लेकिन जो जनता पूछ रही है कि आपने 83 करोड़ जनता को आपने जो है कोटौरा पकड़ा दिया है, फ्री का राशन बांट रहे हैं। अगर 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया होता है जो आपने वादा किया था 2014 में, अभी तक नहीं कर पाए। ऐसे हालातों में देश की जनता उनको सबक सिखाने को तैयार है और निश्चित रूप से मेरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन देश की सरकार बनाएगा और देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। चलिए ठीक है, रमाकांत जी 1 मिनट सर कुछ कहना चाह रहे हैं, आती हूँ, 2 मेहमान और हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए छोटी सी, जल्दी। शफी जी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है। शफी जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो बीजेपी की पहली सूची आई, 195 नाम सामने हैं। अब एक पे तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो यथावत बने हुए हैं और उनकी काट फिलहाल थोड़ी सी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि देखिए अपना अनुभव सबका बोलता है, राजनीतिक रूप से चर्चाओं में अक्सर बने रहने से ये चीज़ें समझ में आती हैं राजनीतिक रूप से कौन कितना पड़ला भारी है। लेकिन ये बात भी सच है कि राह इतनी आसान भी नहीं है जितनी कही जा रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि 2014 के बाद से लगातार ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता गया है, लेकिन अभी भी साउथ है। साउथ के साथ साथ आप समझ लीजिए कि जो लिस्ट आई है दूसरे कैंडिडेट्स भी आएंगे, दूसरे राजनीतिक दल भी आएंगे। गठबंधन थोड़ा सा कमजोर पड़ता दिखता है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो बिखराव देखने को मिले हैं लगातार, स्टेट वाइज भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं रोज कोई ना कोई खेला हो ही जाता है। इस पूरी ओवरऑल कंक्लूजन को देखें, क्या लग रहा है इन सब का फायदा बीजेपी को मिल सकता है और उस 400 के आंकड़े को छू पाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए हमने बहुत से चेहरे देखे हैं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेहरे आए हैं, बड़े बड़े नेताओं को हमने जमान से जब्त होते देखा है। जो बड़े बड़े चेहरा जो बना के सामने लाया जाता था, ये फेस है, ये पार्टी का चेहरा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी आज लोग राजनेताओं पे भरोसा कर रहे हैं, जो राजनेता जो नेता बन के आते हैं, जनता के वोट से
जीत के आते हैं वो बाद में दूसरी पार्टियां ज्वाइन करते हैं, जनता के साथ विश्वासघात करते हैं, जनता से वोट देते हैं किसी पार्टी की आइडियोलॉजी पे और फिर बाद में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं अपने राज्य सत्ता के स्वार्थ के लिए। ये सब जनता से विश्वासघात करते हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, तो सब जानती है कितने वादे भाजपा सरकार ने किए हैं, कितने भाजपा के नेताओं ने किए हैं, ये सब हमें मालूम है, जनता सब जानती है। आप जनता को ऐसा मत समझिए, उसके साथ जो कुछ हुआ, हमने एक एक वादा देखा है 2014 से लेकर अब तक कितने वादे सरकार ने किए हैं और कहाँ कहाँ पर खरी उतरी है। आप तो राजनेताओं के बीच में बैठते हैं, हम जनता के बीच में बैठते हैं, जनता से मिलते हैं, हम डायरेक्ट जनता से मिलते हैं। जनता से पूछो वो कहाँ कहाँ त्रस्त है, कहाँ कहाँ आहत है, किन चीज पे भरोसा करती है, किस पे भरोसा नहीं करती है। नेता बन के घूमने से बात नहीं बनती है। आप देखिए जनता की समस्याएं क्या है, क्या दिया आपने इस देश में, कहाँ पे जनता को कहाँ पहुँचाया आपने। क्या दलित आपसे खुश है? क्या दलित की समस्या का समाधान हुआ है? क्या यहाँ पर अकलियत खुश है? आप बताइए, क्या 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 फॉर्मूले आपने दिए हैं? आपकी सरकार के नेताओं ने कौन कौन से नारे लगाए हैं? नफरत की राजनीति करके आप सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आपने कहाँ कहाँ पर विरोध नहीं किया किसी बात का भी, जहाँ पर तालमेल हो सकता था, जहाँ आपने लोगों को तिरस्कृत किया, आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया, आपके नेताओं ने विश्वासघात किया और आप ये आशा करके बैठे हैं कि सरकार बना लेंगे। मैं जानता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जनता की भावना कुछ और होती है और एक दूसरा फैसले वाला करने वाला भी कुछ और होता है। ऊपर वाले फैसला करता है, आप फैसला नहीं करेंगे। जनता को मालूम है, उन्हें झेला है, आपको उन्हें समझा है। और मैंने बड़े बड़े चेहरे देखे हैं जिनको इस्तेमाल करके राजनीति करी गई है, आज वो चेहरे साइड लाइन पर हैं, आज दूसरे लोग आके आ रहे हैं, हम देख रहे हैं सबको। इसलिए आप शफी जी कर रही है, जनता जानती है कि कौन उसके विश्वास का है, कौन उसके विश्वासघाती है। ठीक है शफी जी, लेकिन हमें पिछले आंकड़ों के साथ साथ वर्तमान की चीजों को भी देखना होगा। हम जब आंकड़ों में कुछ बढ़ोतरी देखते हैं, हम परसेंटेज में बढ़ोतरी देखते हैं, तो उसका आकलन मुझे लगता है जो गठबंधन के लोग हैं वो भी कर लें कि क्यों ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा या किसका बढ़ा, किस स्थिति में बढ़ा, बीजेपी ने कैसे काम किया। और अभी भी वक्त है, किसने कहा कि 400 पार हो गया, अभी तो बात चल रही है। बीजेपी को जो परसेप्शन बनाना है बीजेपी बनाए, लेकिन हम और आप तो इस चर्चा में हैं, हम तो उस साफगोई से बात कर रहे हैं ना कि आखिरकार ये कैसे होगा। क्या मैंने शुरुआत से देखिए एक ही चीज बोली है, ये राह इतनी आसान नहीं है। और क्योंकि जो सूची आई है उसमें जरूर कुछ नाम ऐसे हैं कि उनकी काट मुश्किल लगती है, लेकिन हो सकता है दूसरे राजनीतिक दल वो नाम सामने रख दें कि बड़े बड़े चेहरे भी रुक जाएं। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ठीक है कौशल जी, मुझे ऐसा लगता है पहली सूची के साथ साथ पिछले चुनाव के मुकाबले हम देखें तो इस वक्त ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है वो 13% वोट शेयर बढ़ाना होगा बीजेपी को। और यदि हम 1984 से कंपेयर कर दें तो आप सीधे सीधे 50 पे चले जाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके नजरिए से जो बार बार कहा जा रहा है, सब लोग कह रहे हैं बीजेपी 400 पार की बात करें, क्या ये वाकई इतना आसान है? राखी जी देखिए, जब कोई चुनाव आते हैं तो सबसे पहले परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश होती है और भारतीय जनता पार्टी उसी उद्देश्य में लगी है। आप देखेंगे जो आज की जो सूची आई है 195 नेताओं की, उसमें लगभग प्रधानमंत्री का नाम है, गृह मंत्री का नाम है, लोकसभा अध्यक्ष का नाम है, 34 मंत्री के अलावा 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम है, एवं राज्य के मंत्रियों के भी नाम। तो कहीं कहीं जो स्थिति आप देखेंगे इसमें ST SC OBC का भी जो समावेश किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी हर उस वर्ग को साधने की कोशिश में लगी है जो सब देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। और यही वजह है कि जो 195 जो नाम घोषित किए हैं उसमें आप देखेंगे 57 जो है वो OBC वर्ग से आते हैं। महिलाओं की संख्या इसमें बराबर है, ST वर्ग की संख्या भी बराबर है SC वर्ग। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में इस प्रयास में लगी कि जो 400 प्लस का जो आंकड़ा वो लेके चल रही है उसको हम इस दिशा में कैसे बढ़ेंगे। और इस दिशा में बढ़ने के लिए जो उन्होंने रणनीति पहले जो सूची है उसमें जो जारी की है, कहीं कहीं के उसी को इशारा करता है। लेकिन पब्लिक सब जानती, जब आप सरकार में होते हैं, 10 साल भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय NDA गठबंधन की सरकार को देश में हो रहा है, तो जब आप सरकार में होते हैं तो चुनाव लड़ना काफी कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो यदि आप जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते तो पब्लिक आपको विपक्ष में बैठाने के लिए भी तैयार रहती। और यही वजह है कि जो पिछले 10 साल से जो माहौल बना है, जिस तरह से बातें विपक्ष के नेता उठाते हैं कि महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो या और जो दूसरी बातें हैं, तो कहीं की ये जो बातें हैं उनको आप कैसे फेस करेंगे। आप देखेंगे कई जो पूर्व सांसद हैं उनके टिकट काटे गए हैं, नए चेहरों को वहां से मौका दिया गया है।
तो ये आखिर क्यों होता है? क्योंकि एक जो एंटी इनकम्बेंसी की जो एक डर होता है किसी भी राजनीतिक दल को, ये उससे बचने का एक तरीका होता है कि हम जो पूर्व में जो चेहरे थे उनको हटा दें, नए चेहरे दे दें, तो लोगों के बीच सीधा मैसेज जाएगा। लेकिन जनता को आज इतनी आसानी से नहीं बहला सकते, क्योंकि जब आप 400 प्लस का नारा देते हैं तो आपके भीतर जो, मुझे लगता है कि जो आत्मविश्वास से ज्यादा अहम का भाव भी झलकता है। निश्चित तौर पर आप काम कर रहे हैं तो काम के बेस पे आप जनता के बीच जाइए, लेकिन आप 400 प्लस का नारा किस बेस पे कर रहे हैं? आपने क्या किया पिछले 10 साल में, जनता को आपको बताना होगा। क्योंकि आप देखेंगे कहीं न कहीं यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग गैस सिलेंडर का यूज करते हैं, सब वहां पे यूज करते हैं जिसमें पेट्रोल डीजल डलाया जाता है। तो वो रेट किसकी ओर जा रहे हैं ये भी दिखाता है। तो जिस तरह की जो चीजें हैं, जो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसमें जो गठबंधन की जो बात है वो निश्चित तौर पर थोड़ी कमजोरी दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 400 प्लस का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी सेट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक तय करेगी कि किसकी ओर जाना है और किसको मैंडेट देना है। देखिए ये तो है, कोई कुछ भी कह ले, गठबंधन कुछ भी कह ले, बीजेपी कुछ भी कह ले, ये तो जनता है और उससे बड़ा तो किसी भी इलेक्शन में कोई भी नहीं है। और कब कैसी कौन सी बाजी पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ वक्त से तो चुनाव ऐसे हो रहे हैं कि कहाँ क्या हो जाए आप नहीं बोल सकते। चेहरे ऐसे आ जाते हैं कि उस पर भी हम कोई एक परसेप्शन पहले से नहीं बना सकते। कब किसका पलड़ा भारी होगा, बदल जाएगा, कोई गिर जाएगा, कोई आ जाएगा, तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। रमाकांत जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। राखी जी देखिए, यहाँ पर जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, चाहे निगम जी हो, चाहे पंकज जी हो या महेश जी, मैं उनकी बातों का क्यों नहीं बुरा मानता, क्योंकि ये अपने पार्टी लाइन से हट करके कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, जो कि कांग्रेस का जिस तरह से ग्राफ गिरा है, आप 2009 का आप देखेंगे चुनाव, संजीव जी उसमें 206 सीट और 2014 में जब आप देखेंगे तो यही सीट 44 हो गई और फिर 52 सीट हो गई 2019 के अंदर। तो कांग्रेस तो अपनी जिस तरह से जमीन अपनी खिसकाई है और इनके अंदर में जिस तरह से कार्यकर्ताओं का घुटन महसूस हो रहा है, वो हम और आप सब देख रहे हैं। जिस तरह से 50-50 साल जिस कार्यकर्ताओं ने, जिस नेताओं ने यहाँ पर अपना समय दिया, वो सब यहाँ से निकल रहे हैं। तो कांग्रेस की क्या स्थिति है? निगम साहब दिल्ली से ही है और निश्चित तौर पर हमारा मुकाबला एक दो हर चैनल पर हो ही जाता है निगम साहब का। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इनके नेताओं, इनके मंत्रियों को वोट जमानत नहीं दे रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मंथन करना चाहिए। महेश जी का जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, किस तरह से जनता ने इनको उखाड़ फेंका है वो बिल्कुल जान रहे हैं। शफी साहब का यहाँ पर जो मैं कहता राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठे हुए हैं, बहुत मैं सम्मान करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना विश्लेषण है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शफी साहब को अगर ये पूछा जाए जो 2022-23 के अंदर में कितना एम्प्लॉयमेंट मिला पूरे देश के अंदर में, एनडीए ने कितना रोजगार दिया, ये बता नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है जो कि हर चीज को आप नकारात्मक रूप में ले जाएंगे तो फिर तो जनता देख रही है और जनता इसका सम्मान भी कर रही है। 2014 में 282 सीट, 3 सीट लेकर के हम 2019 में आए और आप देखेंगे 2024 के अंदर में ही आप देखेंगे कहीं ना कहीं जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी। तो ये चीज जरूर सोचना चाहिए, खास करके राजनीतिक पार्टियों को भी और राजनीतिक विश्लेषक को भी देखना चाहिए। जी राखी। चलिए रमाकांत जी आपने अपनी बात रखी, संजीव जी अपनी बात रखिएगा, लेकिन मुझे एक बात यहाँ पर आप तीनों से पूछनी है। देखिए पंकज जी से भी, संजीव जी तो कहना चाह रहे हैं, संजीव जी से भी और महेश जी आपसे भी एक एक करके अपना जवाब दीजिएगा। महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जब सूचियां आएंगी तब हम पूरा कंपैरिजन करेंगे किसके मुकाबले में कौन है, लेकिन ये बात सच है कि सभी के कंधों पर भार बीजेपी ने तो दे ही दिया है और मुझे लगता है इसे चुनौती के रूप में लेते हुए, क्योंकि ये बात सभी लोग कह रहे हैं कि गठबंधन जो थोड़ा सा बिखर रहा है उसको पूरी ताकत को एकजुट करके रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल कमजोर भी नहीं हुआ है, अभी भी वक्त है और उसके 3 चेहरे, 3 हिस्से मुझे लगता है मेरे सामने इस चर्चा में है। चाहे मैं कांग्रेस को ले लूं, मैं आम आदमी पार्टी को ले लूं, मैं समाजवादी पार्टी को ले लूं, कहीं ना कहीं आप सब स्टेट वाइज भी और वैसे भी महागठबंधन का हिस्सा है। लेकिन आपसी मनमुटाव जो देखने को मिला, जो थोड़ी सी खींचतान देखने को मिली, उसने गलत मैसेज दिया और उसको क्यों बीजेपी नहीं भुनाएगी। शुरुआत संजीव जी आपसे कर रही हूँ क्योंकि आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। राखी जी, अभी मैं सुन रहा था, रमाकांत मिश्रा जी भाजपा के प्रवक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं कई बारी इनके साथ पैनल में बैठ चुका हूं टीवी डिबेट्स की, अपनी पार्टी की बात ही अच्छी से रखते हैं। ये 400 पार 370 की बात, हकीकत ये है इनको जो है 400 उम्मीदवार इसमें अपनी पार्टी से नहीं मिल रहे।
अपनी पार्टी की, जो इनकी जो है मदर पार्टी जिसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी, उससे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। ये बाहर से ला रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, दूसरी समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं। ये तो इनका हाल है वास्तविकता में। और अभी बात कर रहे हैं साहब, आप काम ऐसा, इनको हाई कोर्ट से फटकार पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है। अभी चंडीगढ़ का मसला है, हमें उसको विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। चंडीगढ़ से इनको सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली, क्यों काम ऐसे करते हैं चोरी और बेईमानी का। चोरी की ना इन्होंने वोटों की, वहां पर रंगे हाथों पकड़े गए। अभी हाई कोर्ट ने कल इनको फटकार लगाई है। प्रधानमंत्री मोदी साहब एक तरफ बोलते हैं कि जिन लोगों को सजा हो चुकी है वो लोग जेल में रहे, और जेल से बाहर आते हैं तो साहब कालर चौड़ा करके आते हैं। राम रहीम, हरियाणा सरकार को आए दिन छोड़ देती है। हाई कोर्ट ने कहा आगे से आप नहीं छोड़ रहेंगे, जब भी आपको छोड़ना हो आप कोर्ट से परमिशन लीजिए। तो ये तो इनके काम करने का तरीका है, क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो हालत तो अब ये जमीन पर जब जाएंगे तब समझ में आएगा। अभी तो सरकारी उसमें सब इनको हरा हरा दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री महोदय पूरे देश में जो है प्रचार कर रहे हैं, पहले से सरकारी संजीव जी बहुत संक्षेप में इस पर भी बोल दीजिए, जो गठबंधन थोड़ा बिखरा बिखरा है। केजरीवाल जी अपनी बात पर अड़ जाते हैं, ममता जी अपनी बात पर अड़ जाती हैं। गठबंधन बहुत मजबूत है, और आप देखिएगा कि गठबंधन हुआ ही इसीलिए है क्योंकि लोगों को, भाई जो दिल्ली के लोग हैं, देश के लोग हैं, उनको लग रहा है कि किस प्रकार से हम इनको हतोत्साहित करें, क्योंकि ये अपने से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये साथ में ईडी का, सीबीआई का, इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप गठबंधन, जो गठबंधन बना है इंडिया का, वो आया हुआ है और उनको परास्त देगा, शिकस्त देगा चुनावों के माध्यम से। आप 400 की 200 का पार निकल जाए, अगर ये 200 पार कर लेना तो आप कहिएगा कि आप फिर बुलाइएगा। मैं आज 12 साल से हूं आम आदमी पार्टी में, मैं ना इधर गया ना उधर गया। हमारे जैसे तमाम लोग हैं जो सिपाही हैं आम आदमी पार्टी में। हम तो बैठेंगे सर इलेक्शन में, तो पूरा हम बदलने के लिए आए, सारी चर्चाओं में रहेंगे, और जब ये आएगा नतीजा तो मुझे बहुत अच्छे से याद भी रहेगा। हम फिर बैठेंगे, फिर हम देखेंगे कौन कितने पार हुआ है। और मुझे अच्छा लगेगा यदि गठबंधन भी बहुत अच्छा अचीव करता है, क्योंकि देखिए जहां तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मैं वही बात बोलूंगी ना। मैं बार बार कह रही हूं कि 400 पार हो गया या हो जाएगा, सब कुछ जनता के हाथ में है। सब कुछ, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितने अच्छे से मुद्दों को भुना ले जाएगा, जो खेल जाएगा, जो अपना पूरा एक रिपोर्ट कार्ड अच्छे से दिखा पाएगा, उसको जनता वोट करेगी। ये तो सीधी सी कहानी है इसमें। पंकज जी, एक कॉमन सा सवाल मैंने आप तीनों से लिया था गठबंधन को लेकर, प्लीज उस पर अपना जवाब दीजिएगा। देखिए राखी जी, एक चीज समझने वाली है कि जो बीजेपी है वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। हम सब ने देखा है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी का चारित्रिक हनन भी हुआ है। हम सब ने देखा है चंडीगढ़ में किस तरीके से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। हम सब ने देखा है कि मणिपुर जैसे मुद्दों पर वो किस तरीके से चुप है। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से हमारे पहलवानों के जो वाजिब मुद्दे थे उन पर किस तरीके से वो चुप है। हम सब ने देखा है कि किसानों के मुद्दे पर वो किस तरीके से चुप है। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से वो 2014 में वादे करके आए। पंकज जी मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। चलिए मैं कहती हूँ मैं सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन इस वक्त जो आपके साथ है उनको बांध के रखिए। ये बहुत बड़ी चुनौती है। जब सब चले ही जाएंगे फिर आप कितने ही आरोप लगा लीजिए, जो जीता वही सिकंदर। हम लास्ट में यही कहते हैं ना। हेलो पंकज जी, आवाज पहुंच रही है? पंकज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए पंकज जी तक मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू, आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, मेरी आवाज यदि महेश जी आप तक पहुंच रही हो, आपसे भी मेरा वही सवाल था क्योंकि बात गठबंधन की चली थी। अपनी बात रखिएगा। निश्चित रूप से राखी जी बहुत अच्छा आप कंडक्ट कर रही हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जनता ही सर्वोच्च होती है, जनता जनार्दन है। जनता के साथ आपको, हमको, सबको मिलकर खड़ा रहना है। जनता का जो फैसला होगा वही सच होगा, उसी पे स्टेप लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल रही केंद्र में, और इन्होंने जो वादे किए, देखिए किसानों की दुगनी आय के लिए इन्होंने वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि 3 काले कानून लाए थे, उसके बाद लगातार तकरीबन 13 महीने किसानों का धरना प्रदर्शन चला। उसके साथ कितनी उनके साथ जांचती हुई, ये भी देश की जनता ने देखा है। किसानों जो अन्नदाता हैं उनके सामने किस तरीके से रास्ते उनके रोके गए, किस तरीके कांटे बिछाए गए, और आज तक उनके किस तरीके से उनको कर दिया। ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार किसानों के साथ ऐसा कर सकती है।
जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन देती है भाजपा, तो किस तरह बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ यौनाचार हुआ, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है इनकी पार्टी के नेता उसमें इन्वॉल्व पाए गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मणिपुर की घटनाएं पहले इतिहास में मुझे लगता है वो काले उस पर लिखा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री जी से पूरा देश मांगता रहा कि उस पर बयान दीजिए, उस पर बयान दीजिए। हाउस में उन्होंने बयान नहीं दिया, और जब लोगों ने जो अपोजिशन के सांसदों ने मसले को उठाया कि बयान दें, तो उसके बाद उनको सांसदों को निलंबित बर्खास्त कर दिया। मुझे लगता एक है बात, कि पूरे देश की महेश जी मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी का जो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, परेशान, गरीब परेशान, नौजवान परेशान, और इन्होंने सेना को भी प्राइवेटीकरण कर दिया। ठीक है महेश जी, आपका जो गठबंधन कांग्रेस के साथ दलितों को, पिछड़ों को, उत्तर प्रदेश में हुआ है, मुझे बताइए कांग्रेस को तो ये कहा जाता है कि 14 के बाद से उनका ग्राफ लगातार गिरता गया है, क्या वो उतना सपोर्ट कर पाएंगे जितनी आपने सीट दी है? सवाल सुनिए सर प्लीज। सबका साथ सबका, महेश जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैंने किया। खत्म करते जा रहे हैं, निजीकरण में पूरा किया जा रहा है, और जितनी अपनी धुन में बोलना है, सुनना नहीं है। ठीक है, देखिए समय भी अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे होगा तो मेरी बातें अधूरी रह जाएंगी। ठीक है शफी जी, शफी जी आवाज पहुंच रही है? 3 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, और दुर्भाग्य महेश जी अभी भी बोल रहे हैं ना, तो मेरे प्रश्न को सुन रहे हैं और शांत भी नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। ठीक है चलिए सर प्लीज, और सवाल भी हैं, समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, समय खत्म हो जाएगा डिबेट का। प्लीज मेरे 2 महत्वपूर्ण मेहमान हैं और 2 सवाल और उनसे महत्वपूर्ण है, हो जाने दीजिए प्लीज। शफी जी संक्षिप्त प्रतिक्रिया बीजेपी की सूची पर, और ये जो एक स्कोर करके चल रहे हैं, जो माइक्रो लेवल की तैयारी इनकी चल रही है, हर बूथ से मजबूती की बात बीजेपी कर रही है, हमेशा कहती थी, और ये भी कह रही है कि आज की तैयारी लोकसभा की नहीं थी, ये तो इलेक्शन जब विधानसभा हुए थे तब से थी। शफी जी आवाज पहुंच रही है मेरी? शफी जी मेरी आवाज पहुंच रही है सर, प्लीज आंसर कीजिएगा। आवाज आ रही है? मेरा प्रश्न सुनाओ तो प्लीज सर जल्दी से। देखिए जनता फैसला करेगी, ये सारा इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनके सब काम कर्मों को देख चुके हैं, 10 साल में इनके कर्म सारे देखे हमने। SC ST OBC माइनॉरिटी, जनता, गरीब, किसान, कोई भी आओ, इनके राज में कुछ नहीं रहा है, कुछ किसी को खुशी नहीं मिली है, किसी को साधन नहीं मिले हैं, और अब जनता ही फैसला करेगी, और जनता जनार्दन के हाथों फैसला है। अपनी तरफ से कुछ भी ये ड्रामा कर लें, तुमसे नफरत फैला रहे हैं, इसी तरह का करप्शन कर लें, नेताओं को खरीद लें। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, राखी जी ये बात जरूर बता दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि जितने लोग आपसे अपने किसी भी पार्टी के नाम पे वोट लेते हैं और वोट लेके जीतते हैं, MP बनते हैं, विधायक बनते हैं, और जब वो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो जनता को चाहिए कि ऐसे तमाम नेताओं का, चाहे विधायक हो चाहे MP हो, उनका बहिष्कार करो, उनको बिल्कुल त्याग दो, जो तुम्हारे से किसी पार्टी नाम पे वोट लेके बाद में पार्टियां बदलते हैं, पार्टियां बगावत करते हैं, और देश की जनता से विश्वासघात करते हैं। ठीक है कौशल जी, महत्वपूर्ण सवाल मेरा जो मैंने शफी जी से बोला उसका ठीक है, उन्होंने उत्तर दिया पर उस तरह से नहीं आया। मैंने बात बूथ लेवल की थी। बीजेपी की जो तैयारी है ये आज की नहीं थी, पहले से थी, इसीलिए शायद वो इस परसेप्शन के साथ इस चुनावी मैदान में है। लेकिन क्या ये तैयारी उस गठबंधन की है, क्या ये तैयारी उन दूसरे विपक्षी जो दल हैं उनकी है? ये वाकई एक मंथन का विषय है, क्योंकि बीजेपी जिस लाइन से चल रही है उसको निश्चित तौर पर एक चुनौती की तरह ही विपक्ष को लेना होगा, भले ही वो इस ताकत की बात कर रहे हो, लेकिन वर्तमान स्थिति हम सबके सामने है। देखिए राखी जी, निश्चित तौर पर विपक्ष को इसको चुनौती के रूप में लेना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 सालों के बीच में अब कार्यकाल हुए और पिछले 6 महीने के भीतर जिस तरह से धर्मों को लेकर जो माहौल बनाया, चाहे राम मंदिर को लेकर हो, चाहे द्वारिका को हो, चाहे काशी को हो, चाहे उज्जैन के महाकाल को लेकर हो, तो जिस तरह से धर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव रूप से और सौहार्दपूर्ण तरीके से जो घुस रही है लोगों के बीच, तो कहीं न कहीं इसके कार्ड विपक्ष को खोजना होगा, और ये सबसे बड़ा वोट बैंक तैयार करे भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर। तो कहीं कहीं जो बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, इसका कार्ड का जो विपक्षी दल है उसको तोड़ना होगा।
क्योंकि आप देखेंगे निश्चित तौर पर कैंडिडेट कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, यदि आप पब्लिक के बीच नहीं पहुंच पाएंगे तो मुझे लगता है कि जीत हार का परिणाम तो जनता ही तय करेगी। और जहां तक आपने माइक्रो लेवल की बात की, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ लेवल मैनेजमेंट है काफी स्ट्रांग है। आप देखेंगे हर चुनाव हम देखते हैं कि हर पन्ना प्रमुख तक जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा नेता वो पहुंच जाता है। और विपक्ष में ये चीज कमी देखने को मिलती है कि जो वो निचले लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ लेवल के हों, चाहे ग्राउंड लेवल के जो वर्कर हैं, उन तक पहुंच पाने में कहीं न कहीं वो असफल होते हैं। और यही वजह है कि जो चुनाव के जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देता है। पिछले 10 साल में देखेंगे लगातार हर राज्य के चुनाव हो, चाहे प्रदेश के चुनाव हो, चाहे देश के चुनाव हो, उनका ग्राफ लगातार बढ़ा है। तो कहीं कहीं विपक्ष को इस दिशा में सोचना होगा और निचले स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए उनको कार्यप्रणाली तैयार करनी होगी। बिल्कुल, चलिए, और ये तो जनता जनार्दन का निर्णय होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। क्योंकि मेरी बात पंकज जी से चल रही थी, लेकिन कुछ मुझे लगता है टेक्निकल इश्यू हुआ। मैं दोबारा अब उनसे सवाल भी नहीं ले पाऊंगी क्योंकि समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, 400 की हुंकार की बात हो रही है और सभी के कंधे पर भार है, वो दे दिया। जिस तरह से बीजेपी की सूची आई है, आप देख लीजिए, सबको भार दिया गया है क्योंकि वो अपने एक परसेप्शन को लेकर चल रहे हैं, वो अपनी जीत को एक चुनौती मानकर चल रहे हैं कि हमें इस आंकड़े को पार करना है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, जो महागठबंधन है, उसके लिए ये सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है क्योंकि आपके जो साथ जो एकता की बात है, जो बिखराव हो रहा है, उसको पहले समेट लीजिए। बाकी किस स्तर पे काम करना है ये तो बाद की बात होगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प ये लोकसभा का चुनाव हमारे और आपके सामने होगा। और शुरुआत बीजेपी की पहली लिस्ट से हो गई है और लोगों के नाम अभी तो दूसरे दलों से आना बाकी है। देखते हैं जीत का सेहरा इस बार किसके सिर बनता है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।